तो अब तक हम लोगों ने यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफिक हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हमें कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ने हैं। एक तरीके से हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। तो वो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो लिमिटेशंस हैं उनको दूर करता है ना। और सेकंड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो दो स्टेटमेंट पर बेस्ड है, और वो दोनों स्टेटमेंट को सबसे अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप हीट इंजन को समझिए। हीट इंजन क्या होता है? ये हीट इंजन, इसको समझिए ध्यान से। ये एक डिवाइस होता है जो कंटिन्यूअसली हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कंटिन्यूअसली कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। कैसे? इसका एक स्ट्रक्चर होता है कि यहां पर हमने हीट इंजन ले लिया। इस हीट इंजन को हम एक हीट सोर्स के थ्रू हीट प्रोवाइड कराएंगे, और ये हीट है Q1। दिस इज कॉल्ड हीट सोर्स। ये हीट सोर्स है T1 टेम्परेचर पर। इस हीट इंजन ने इस हीट सोर्स से Q1 हीट एब्जॉर्ब किया, और फिर इसने यहां पर वर्क डन प्रोड्यूस किया। जाहिर सी बात है कि ये टोटल हीट को टोटल वर्क में तो कन्वर्ट करेगा नहीं। तो यहां पर क्या होता है कि ये कुछ हीट को, जो हीट इसने लिया था उसका कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर देता है, बाहर कर देता है एग्जॉस्ट के फॉर्म में। जहां पर इस हीट को भेजा जाता है, वो बचे हुए हीट को, Q2 को, वो कहलाता है सिंक, और ये होता है टेम्परेचर T2 पर। सोर्स और सिंक का आपको सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज क्या है? इस हीट सोर्स और हीट सिंक, इन दोनों की सबसे एक मेन प्रॉपर्टीज होती है कि इनका जो हीट कैपेसिटेंस होता है, हीट कैपेसिटेंस, वो इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर्मूले के फॉर्म में देखा जाए तो वो हो जाता है M इंटू सी, CP और CV, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। इसको हीट कैपेसिटेंस कहते हैं। और अगर किसी का हीट कैपेसिटेंस इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इससे चाहे जितना अमाउंट ऑफ हीट ले लीजिए, ये T1 टेम्परेचर पर ही बना रहेगा। जैसे कि एटमॉस्फेयर से हीट ले लेना, आप बाहर से एटमॉस्फेयर से हीट ले लीजिए, तो क्या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा? नहीं। तो ये क्या, एक बहुत बड़ा हीट कैपेसिटेंस है, हीट का सोर्स है, जिसे हम हीट लेते रहेंगे, इसका हीट कभी डिक्रीज नहीं होने वाला, इसका टेम्परेचर कभी डिक्रीज नहीं होने वाला। जैसे कि सन से हम लोग हीट लेते हैं, क्या उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा? नहीं। तो ये इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का कहलाता है। ऐसे ही क्या होता है सिंक। जैसे आपने कोई पावर प्लांट लगाया, कोई हीट इंजन लगाया, और उसको लगा दिया समंदर के किनारे। अब वहां से जो हीट निकल रहा आप समंदर में डाल दे रहे हैं, क्या सी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा? नहीं। तो सी क्या बन सकता है? एक ऐसा सिंक बन सकता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसी को कहते हैं हीट कैपेसिटेंस का इनफाइनाइट होना। क्लियर? अब यहां पर इसके अगर एफिशिएंसी की बात की जाए कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, कि हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, तो ये होता है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड। जो वर्क डन होगा वो होगा Q1 माइनस Q2 अपॉन एब्जॉर्ब कितना होगा? इसमें हो गया एब्जॉर्ब Q1, इसने Q1 एब्जॉर्ब किया, यानी जो इनपुट में है। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1, यानी हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो होगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। इसमें कुछ टर्म समझने वाले हैं, उसको ध्यान दीजिए। पहली बात तो मैंने वर्क डन को Q1 बाई माइनस Q2 क्यों लिख दिया? सबसे पहली बात तो ये है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है?
अगर किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया जाए तो वो जो हीट उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज में यूटिलाइज होता है प्लस वर्क डन करने में। तो यहां पर हमने जो सिस्टम लिया हुआ है, वर्किंग फ्लूइड लिया हुआ है जो भी, वो उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा। हमने इंटरनल एनर्जी क्या कर दिया, जीरो कर दिया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, जीरो है। तो यहां पर इसीलिए जब ये टर्म जीरो हो गया तो चेंज इन जो हीट है, नेट हीट जो इसको एब्जॉर्ब किया गया, वो Q1 माइनस Q2 होगा। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क डन। पहली बात तो ये हो गई। आइए दूसरा एनालिसिस देखते हैं कि आखिर एफिशिएंसी होगी कितनी। एफिशिएंसी होगी कितनी, देखिए Q2 कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा ही। Q1 हम जाहिर सी बात है Q1 इज ग्रेटर देन Q2, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन वर्क डन में कन्वर्ट हुआ तब Q2 आया है। तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो इसकी वैल्यू 1 से कम होगी Q2 अपॉन Q1 की, और 1 से अगर माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है जो एफिशिएंसी आएगी वो 100% नहीं आएगी, 100 से कम आएगी। मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो एफिशिएंसी क्या आएगी, 100 से कम आएगी। अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो जो स्टीम इंजन और पेट्रोल इंजन की बात की जाए तो अगर एफिशिएंसी जो कॉमन होता है, स्टीम इंजन की एफिशिएंसी वो होता है अबाउट 12 to 16%। अगर पेट्रोल इंजन जैसे कि हम लोग बाइक यूज करते हैं, है ना, या फिर जो कार यूज करते हैं जो कि पेट्रोल बेस्ड होती है, उनकी होती है करीब 26% के आसपास। और जो हम लोग डीजल इंजन यूज करते हैं, जिसे डीजल एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, उनकी एफिशिएंसी होती है 40% के आसपास। अब जरूरी नहीं कि हर कार की एफिशिएंसी 40% ही हो, ये तो एक कंपैरिजन है पेट्रोल और डीजल के बीच में। आप अलग अलग एक्स्ट्रा डिवाइसेस, एसेसरीज, है ना, आप यूज करके क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें इंक्रीज किया जाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? मैं माइलेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? हीट इंजन। तो पहला डिवाइस था, हमने क्या पढ़ा, हीट इंजन। दूसरा डिवाइस हमें पढ़ना है रेफ्रिजरेटर। चलिए नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद रेफ्रिजरेटर पढ़ते हैं, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट डिवाइस हमें पढ़ना है वो है रेफ्रिजरेटर। एक बात समझिएगा, हम लोग रेफ्रिजरेटर के बारे में पूरा नहीं पढ़ने जा रहे हैं, आपको सिलेबस में वो नहीं है। आपको सिलेबस में है कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम होता है, और जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, जो साइकिल हम बनाते हैं, उसका पर्पज़ ये होता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करना और बाहर पहुंचा देना, ताकि अंदर टेम्परेचर कम ही बना रहे, मेंटेन रहे, है ना। यानी जहां ऑलरेडी टेम्परेचर कम है वहां से हीट लेना है, और जबकि हीट फ्लो करने का जो डायरेक्शन देखा जाए वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यहां पर होना क्या है कि जो सिंक है, सिंक वो Q2 टेम्परेचर पे है, और यहां से हमको हीट लेके जानी है। मैं उसी साइकिल को जस्ट अपोजिट बनाऊंगा, यहां से मैं अब हीट Q2 ऊपर लेके जा रहा हूं। अब अगर इस लोअर टेम्परेचर से आपको एक हायर टेम्परेचर यानी सोर्स तक, सोर्स T1 टेम्परेचर तक आपको हीट को लेकर के जाना है, यह टेम्परेचर T2 है एंड T2 इज लेस देन T1। देखिए आपको लोअर टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब करना है और हायर टेम्परेचर तक पहुंचाना है, तो जाहिर से बात है इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर वर्क डन मिलेगा नहीं, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे इस पर। तो ये जो रेफ्रिजरेटर की जो साइकिल होती है ये हीट इंजन के जस्ट अपोजिट होता है। अब यहां पर अगर आप यहां एक चीज लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, यहां हो सकता है W प्लस Q2, यहां कभी कभी लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसकी एफिशिएंसी नहीं फाइंड की जाती, इसका फाइंड किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और ये होता है वर्क डन अपॉन हीट
एब्जॉर्ब्ड, या जो हीट ट्रांसफर किया गया, यानी ये होता है COP इज इक्वल टू W/Q2। तो यहां पर ये हो जाएगा W/Q2, ये इसका COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दोनों सेकंड लॉ के स्टेटमेंट पर जाते हैं, उसको समझते हैं इनके बिहाफ पर। एक चीज यहां गड़बड़ हो गया, ये जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ये होता है हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन। तो यहां पर हो जाएगा Q2/W, ठीक है। तो हमारे सामने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, दिख रहा है सही? नहीं सही दिख रहा, ब्लर है बेबी। अब ठीक है, पीछे लाइट जलाओ, ये वाली लाइट जला दो, ठीक है, ये लाइट जला दो। ब्लर हो गया है, पता नहीं क्या सिस्टम इसका, सही हो जाता है, ये तो डार्क क्यों हो गया? चलिए समझते हैं ना। सबसे पहली बात तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास था, उसने कहा था कि अगर किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया जाए तो वो हीट दो जगह यूटिलाइज होगा, एक उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और दूसरा उसका वर्क डन करने में उसके थ्रू। उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। पहली बात तो उन्होंने कहीं पर भी नहीं बताया कि हीट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, कहीं नहीं बताया उन्होंने, है ना। दूसरी बात उन्होंने ये नहीं बताया कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हो कैसे रहा पूरी तरीके से, है ना। तो ये कुछ मेन लिमिटेशन थी जिसकी वजह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ी। अब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, ये दो साइंटिस्ट ने दिया। अब दोनों का जो अगर देखा जाए कि जो मेन पर्पस है वो सेम है, लेकिन कहने का अंदाज अलग है। जैसे पहला अगर देखा जाए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये क्या कहते हैं? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, एक ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। इनका कहने का मतलब यह है कि एक रिजर्वायर हो जो कि T1 टेम्परेचर पर हो, इससे कोई हीट इंजन हीट ले और पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे, एक ऐसा इंजन नहीं बनाया जा सकता। तो इनके कहने का मतलब क्या हुआ? इनके कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि यहां पर कुछ अमाउंट एक्सट्रैक्ट करेगा, सिंक में जाएगा, ये पूरा कन्वर्ट नहीं कर सकता। इनका कहने का मतलब ये हो गया। क्लियर? दूसरी आते हैं क्लाउसियस स्टेटमेंट पर। क्लाउसियस ने क्या कहा? इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन, कोई एक मशीन है जो सेल्फ एक्ट है, वो इम्पॉसिबल है कब? unaided by any external agency to transfer heat from a body to another higher temperature. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी कोई टेम्परेचर T2 पे है और कोई टेम्परेचर T1 पे है, और हम यहाँ से यहाँ तक हीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि T2 इज लेस देन T1, कोई सेल्फ एक्टिंग मशीन है, कोई सेल्फ एक्टिंग मशीन है, और ये हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से कर रही? फ्रॉम लोअर रिजर्वायर लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर तक। तो ये इम्पॉसिबल है जब तक कि उसे ऐड ना किया जाए, कहीं से उसे वर्क डन ना मिले।
अगर वो अनएडेड है तो ये इम्पॉसिबल है। तो ये किसको इंडिकेट करता है? ये रेफ्रिजरेटर को इंडिकेट करता है। और ये लॉ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है हीट इंजन को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट किस इंजन को रिप्रेजेंट करता है, किस डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है? तो आप क्या कहेंगे? हीट इंजन को। और क्लाउसियस स्टेटमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रेफ्रिजरेटर को। इज इट क्लियर? समझ में आ गया भाई सबको? कोई डाउट नहीं किसी को ना? ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमें समझना है कार्नोट साइकिल। पहली बात तो समझते हम कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। तो प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया तो वो क्या था कि भाई 3 पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। किसी भी प्रोसेस के थ्रू जब हम जाएंगे तो इन तीनों में से पैरामीटर में चेंज आएंगे। कभी हम किसी एक पैरामीटर को फिक्स कर सकते हैं, दूसरे को वेरी करा सकते हैं। जस्ट लाइक प्रेशर को अगर हमने कांस्टेंट कर दिया तो वो कहलाता है आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस। अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो वो कहलाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो वो कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये हो गया एक प्रोसेस की बात। अब अगर मान लीजिए कोई एक सर्टेन पॉइंट है, यहाँ से प्रोसेस करके दूसरी पॉइंट तक पहुँचे और दोबारा से फिर उसी पॉइंट पर आ जाए और जो इनिशियल वैल्यूज जो पैरामीटर्स थे वो रीगेन हो जाए तो वो कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। वो क्या होता है? रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसमें ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल पैरामीटर्स की कंडीशन रीगेन न की जा सके, उसे कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जो कार्नोट साइकिल है इसको पहली बात तो रिवर्सिबल प्रोसेस माना गया। क्या माना गया? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब आप समझिएगा क्या क्या चीजें हो रही। रिवर्सिबल प्रोसेस माना गया और एक सिलेंडर पिस्टन लगाया गया। तो हुआ ये कि इन्होंने लिया एक सिलेंडर, एज्यूम किया और इसमें लगा दिया पिस्टन। इस तरीके से ये है पिस्टन और ये है सिलेंडर और इसमें इन्होंने फिल कर दिया आइडियल गैस। आइडियल गैस की कंडीशन ली। फिर इस पे इन्होंने 4 स्ट्रोक से काम किया। स्ट्रोक का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं कहता हूं इसको, मैं इस पॉइंट को कहता हूं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, और मैं इसको कहता हूं बॉटम डेड सेंटर। तो एक बार पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव किया तो इसको कहते हैं 1 स्ट्रोक। क्या कहेंगे? 1 स्ट्रोक। स्ट्रोक। तो एक बार यहां से यहां मूव किया तो जाहिर सी बात है इस आइडियल गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये पैरामीटर से चेंज होंगे। हो सकता है कोई कांस्टेंट रखा जाए, कोई कांस्टेंट ना रखा जाए। मैं आपको बस रियलाइज कराना चाहता हूं, फील कराना चाहता हूं। जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर हम आइसोथर्मल लेंगे तो टेम्परेचर में क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। ये मैं फील कराना चाह रहा हूं। तो ये एक स्ट्रोक हुआ। फिर बीडीसी से टीडीसी गया तो एक स्ट्रोक, यानी एक प्रोसेस। फिर ऊपर से नीचे आया तो फिर एक प्रोसेस, फिर नीचे से ऊपर गया तो एक प्रोसेस। तो इन्होंने 4 प्रोसेस को मिला करके एक साइकिल बनाया। क्या बनाया? साइकिल। और साइकिल को उन्होंने स्टार्ट किया पॉइंट ए से। तो यहां पर अगर गैस का कंडीशन देखा जाए तो प्रेशर P1, टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम V1 लिया। और पहला प्रोसेस इन्होंने लिया आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। क्या लिया? आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, जिसमें गैस क्या हो रही? एक्सपेंड हो रही। और कैसा? आइसोथर्मली। तो जब आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो टेम्परेचर क्या हुआ? चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब अगर टेम्परेचर T1 है तो यहां पर भी क्या होगा? टेम्परेचर T1 ही होगा। P1 P2 बदल गए। आप मान के चलिए यहां पर बदल चेंज होकर के यहां हो गया P2 और ये हो गया V2। अब आगे बढ़िए। अब आगे आ गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में तो टेम्परेचर चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। तो जब एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है तो यहां पर टेम्परेचर हो जाएगा T2 और बाकी प्रोसेस भी होंगे तो P3 V3 भी हो जाएगा, है ना। बाकी वो जो उनका जो P1 V1 इज टू P2 V2 होता है ना एडियाबैटिक के लिए, तो वो तो होगा ही, पावर गामा इज इक्वल टू, ठीक है, वो प्रोसेस तो लगेगा ही। मेरा समझाने का मतलब ये है कि उन्होंने एक प्रोसेस लिया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद दूसरा प्रोसेस जोड़ दिया उन्होंने एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक, अब ये फिजिबल है या नहीं वो बाद में चेक करेंगे, ठीक है।
उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उसको कंप्रेस करना स्टार्ट किया। तो इसके बाद उन्होंने कंप्रेस किया आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो जब आइसोथर्मल है तो यहां टेम्परेचर T2 है, तो यहां टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2 ही तो रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज होना नहीं है, तो यहां भी क्या होगा, T2 होगा। अब उसके बाद फिर से जब दोबारा पॉइंट 1 पर पहुंचेंगे और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो मैंने क्या बताया था, ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करना, यानी टेम्परेचर फिर से T1 हो जाएगा। अब ये 4 प्रोसेस को कंबाइन करके उन्होंने एक साइकिल बनाया। इस साइकिल को कहा गया कार्नोट साइकिल। तो बात तो समझ में आ गई होगी, साइकिल कार्नोट साइकिल है क्या। कार्नोट साइकिल 4 प्रोसेस का एक कॉम्बिनेशन है, ये उन्होंने विजुअलाइज किया। और फिर उन्होंने इन प्रोसेस का, मैंने आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन सिखाया है, फाइंड करना, ऐसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन सिखाया है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको, इन वर्क डन को कंबाइन करके इसकी एफिशिएंसी को फाइंड किया। क्या किया, एफिशिएंसी को फाइंड किया। अब जब एफिशिएंसी फाइंड किया तो फॉर्मूला ये आता है, क्योंकि आपके डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं डेरिवेशन करा नहीं रहा हूं, लेकिन फॉर्मूले पे डिस्कशन जरूरी है। वो क्या है, 1 - T2/T1। अब देखिए यहां पर अगर आपको एफिशिएंसी ज्यादा लाना है तो ये जो टर्म है ना, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होनी चाहिए। भाई 1 में से आप इसको माइनस कर रहे हैं तो ये वैल्यू जितना कम आएगा उतना ही तो परसेंटेज ज्यादा आएगा ना, इनटू 100 करेंगे तो। अब T2/T1 की वैल्यू कम कैसे आएगी, व्हेन T1 इज ग्रेटर हायर एंड T2 इज लोअर। T2 कम हो, T1 ज्यादा हो, यानी हम जब स्टार्ट करें तो T1 ज्यादा रखें और T2 क्या करें, कम रखें। यानी यहां पर एग्जॉस्ट हो रहा है, एग्जॉस्ट। अच्छा हीट कब कहां ऐड होगा, हीट यहां ऐड होगा, क्यों, यहां हीट ऐड हो गया, यहां से हीट बाहर निकल जाएगा। यानी हम जो हीट ऐड करें वो ज्यादा करें और लॉस कम करें। तो इससे क्या हुआ, मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिल सकती है। अगर इस पर कोई इंजन बना लिया जाए तो, इस पर कोई इंजन बना लिया जाए तो, लेकिन क्या इंजन फिजिबल है इस पर, नहीं। कैसे, आप समझिएगा। अभी मैं 2-3 पॉइंट आपको सिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात मैंने क्या किया, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। क्या कोई प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, पिस्टन यहां से यहां मूव करेगा तो क्या फ्रिक्शन होगा वहां पर, भाई पिस्टन और सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन भी तो होगा। तो वो जो एनर्जी थी, टेम्परेचर हीट, वो लॉस भी तो हुआ फ्रिक्शन में। तो एनर्जी हमेशा तो लॉस होगी कहीं ना कहीं। तो जाहिर सी बात, जब एनर्जी लॉस हो रही है तो क्या होगा, वो कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकता। रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस हो गया। दूसरी कंडीशन सीखिए, जो गैस लिया हमने आइडियल लिया, आइडियल गैस तो कोई होती नहीं एकदम एग्जैक्ट, तो आइडियल गैस मिलना मुश्किल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ाया था, बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होता है या फास्ट होता है, स्लो होता है, यानी हाँ, तो ये हो गया स्लो प्रोसेस, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, है ना, धीरे धीरे चले, ताकि बाहर से हीट आ जाए इसके पास या अंदर से हीट चली जाए, तभी तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस कैसा होना चाहिए, फास्ट, बहुत फास्ट होना चाहिए। अब एक बात बताइए, स्लो फास्ट, स्लो फास्ट, एक साइकिल कंप्लीट करने में जानते हैं एक इंजन को कितना टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड में कई साइकिल कंप्लीट करता है। अब एक साइकिल चलने में क्या इतनी तेजी से स्पीड में वेरिएशन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो है, कोई बहुत तेजी से चल रहा है फौरन रुक सकता है, नहीं, छटक जाएगा आगे, ब्रेक लग जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। और फॉरेन स्पीड पकड़ सकता है, नहीं। मतलब ये आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक नहीं हो सकता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करना ये चीज। इसीलिए ये जो फ्लक्चुएशन है स्पीड में वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कहते हैं कार्नोट साइकिल फिजिबल नहीं है। प्रैक्टिकली इस पर कोई भी इंजन नहीं बनाया जा सकता। तो पढ़ते क्यों हैं, पढ़ते क्यों हैं, हमारे पास टारगेट भी तो होना चाहिए कि हाँ ये एफिशिएंसी अचीव की जा सकती है। हो सकता है हम धीरे 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 अपनी साइकिल को इंप्रूव करते करते इसके आसपास पहुंचे कम से कम। कहते हैं भाई कि 100% मार्क्स क्यों दिए गए फिर, जब किसी को मिलना ही नहीं है तो। इसीलिए ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।